नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग जानकारी हम लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे आज के कार्यक्रम के जो विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। आज खासतौर से आपको हम बताएंगे अलग अलग सब्जियों की खेती, उसमें भी खासतौर से बैंगन, टमाटर, मिर्च की खेती आप कैसे कर सकते हैं। और साथ ही आपको जानकारी देंगे सरसों की खेती से बुआई पूर्व तैयारी, यानी अगर आप इसकी खेती करने जाते हैं तो बुआई से पहले किस तरह की तैयारियां आपको करनी होंगी, इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शाखा विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर A.K. गुप्ता जी। आप प्रोफेसर हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर, जयपुर से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर गुप्ता। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे बातचीत के सिलसिले की। और सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि अलग अलग सब्जियों की जो खेती है वो हमारे किसान करते हैं, लेकिन अभी जैसे कि बैंगन, टमाटर या मिर्च की हम बात करते हैं, क्या स्थिति इनकी अभी है जो किसान खेती कर रहे हैं? जी हाँ, जब सब्जियों की हम बात करते हैं तो आम तौर पे जो हम लोगों का भी सुझाव होता है और प्रयास होता है कि किसान भाई किस मौसम में सब्जी उगाएं जिससे उनका मुनाफा जो हो वो अधिक से अधिक हो। और जैसा कि हम देखते हैं आजकल की सभी सब्जियां जो हैं इनकी पूरे वर्ष भर उपलब्धता तैयार करने की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि उपभोक्ता भी चाहते हैं कि हमें वर्ष भर वो सब्जी मिले। और किसान भाई भी उसी प्रकार से इनकी तैयारी करते हैं जिससे सालों भर ये सब्जियां बाजार में उपलब्ध होती है, जो फ्रेश वेजिटेबल यानी ताजी सब्जी के रूप में। अभी जैसे किसान भाइयों के खेत में अभी बैगन भी लगा होगा, कुछ किसान भाई जिन्होंने अगेता लगाया होगा उनकी बैगन की तुराई प्रारंभ हो गई होगी और वो मार्केट में जा रही होगी और वो अच्छा उनका मुनाफा उनका होगा। जो किसान भाई जैसे टमाटर की खेती कर रहे होंगे, आमतौर पर जो अपना उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है यहाँ टमाटर में अभी फूल आना प्रारंभ हो गया होगा। जो अगेती अगर जो किसानों ने अगेती अगर लगा दिया पहले जिन्होंने पहले लगाया होगा लेकिन इस मौसम में जो भी हम खेती करते हैं, चाहे हम टमाटर की करें या मिर्च के भी जो किसान हैं उनके भी पौधों की रोपाई हो चुकी होगी। और इसके बाद जो आने वाला जो मौसम है उसमें भी फिर जो रबी का मौसम आने वाला है उसके लिए भी अब हम तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे कि अक्टूबर नवंबर में फिर से हम उनकी नर्सरी डाल के और पुनः एक बार इन पौधों की हम रोपाई हम खेत में कर सकते हैं। लेकिन इस मौसम में जो खास चीजें हैं हमने जैसे पहले भी चर्चा की थी, अगर वो उनका अगर ध्यान रखे होंगे, जैसे इस मौसम में जो हम खरीफ का मौसम जिसे हम कहते हैं, जो बारिश का मौसम होता है, इसमें चूंकि नमी काफी होती है और तापमान भी अधिक होता है, तो जो वायरस जनित बीमारियां होती हैं ये इस मौसम में काफी असर डालती हैं। तो किस प्रकार से उनको हमको नियंत्रण अगर हम सही ढंग से अगर हम कर पाते हैं, और ऐसा नहीं कि हम उसके चक्कर में हम अंधाधुंध हम रसायन का प्रयोग ना करें, यानी या तो हम समेकित प्रबंधन करें या हम कितनी सुरक्षित सब्जी उत्पादन करके अगर हम बाजार में उपभोक्ताओं को देते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पे आज हम चर्चा भी हम करना चाहेंगे। चलिए बिल्कुल, और विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से हम बेहतर ढंग से इनकी खेती कर सकते हैं। जैसा सुझाव आपने दिया कि या तो समेकित या इसके साथ साथ संरक्षित ढंग से भी हमारे किसान जो है इनकी खेती करते हैं, लेकिन जो खुले खेत में खेती कर रहे हैं वहां पर कई तरह की चुनौतियां हैं। तो इन सब के जो जवाब हैं वो आपसे हम यहाँ लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये समय सब्जी फसलों की बुआई के लिए बेहतर है। इस समय बोई गई फसलें बाजार में अच्छा दाम देती है, लेकिन कुछ सब्जियां हैं जिनकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है, जैसे बैंगन, टमाटर और मिर्च। अगस्त माह में लगाए गए बैंगन के पौधों में रुपाई के 45 दिनों बाद 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग करें। इस समय हो रही असमय बारिश से फसल को बचाने के लिए जल निकासी की व्यवस्था करें। बैंगन फसल को फल छेदक कीट के प्रकोप से बचाने के लिए उचित उपाय करें। टमाटर की संकर प्रजातियों की बुआई 15 सितंबर के बाद शुरू करें। टमाटर की बोना किस्मों की रुपाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर व अधिक बढ़ने वाली किस्मों की रुपाई 75 बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। टमाटर की रुपाई के समय प्रति हेक्टेयर 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद व 80 क्विंटल नारडेप कंपोस्ट के साथ 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटाश, 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट व 8 किलोग्राम बोरेक्स का प्रयोग करें।
इस मौसम में खरपतवार कीटों को शरण देते हैं, जिससे फलों का उत्पादन करीब 20 से 80% तक कम हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए शुरुआती 4 से 6 सप्ताह तक अधिक नुकसान करते हैं। सिंचाई के बाद हल्की निराई गुड़ाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथाइलिन 30 EC करीब 400 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मिर्च की बात करें तो इसके लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। शरद ऋतु के लिए सितंबर-अक्टूबर में पौधों की रोपाई की जाती है। रोपे गए पौधों में ड्रिप सिंचाई के माध्यम से पानी दें। इससे पौधों को सही बढ़वार तो मिलेगी ही, साथ ही खरपतवार नियंत्रण करना भी आसान हो जाएगा। मिर्च की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। तो जाना आपने किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। अब आइए यहाँ रुक कर लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता का भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हैं राजस्थान से। डॉक्टर गुप्ता, जानना चाहेंगे आपसे सरसों की खेती की अगर बात की जाए, और हमारे देश में हम देखते हैं तिलहन को लेकर काफ़ी ध्यान भी दिया जा रहा है। इसमें किस तरीके से आत्मनिर्भरता आ सकती है, उस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जब इसकी खेती की हम बात करते हैं और बुआई से पहले तैयारी की बात कही जाती है, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमारे किसानों का, या सबसे पहली तैयारी उन्हें किस चीज़ की यहाँ करनी होगी? देखिए, सरसों हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण रबी मौसम में लगाई जाने वाली तिलहनी फसल है जी। और जैसा आपने बताया कि हमारे देश में तेल का उपभोग इतना ज्यादा है कि बहुत अच्छा तिलहन के फसलों का उत्पादन होने के बावजूद हमें तेलों के लिए विदेशों पे निर्भर रहना पड़ता है। हमारी सरकार भी चाहती है कि हम तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बने, और वो तभी संभव है जब तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़े, उनकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़े जी। तो सरसों जो कि रबी की फसल है, रबी तिलहनी फसल है, ये और भी कई परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। इसमें कम लागत आती है, मुनाफा अच्छा होता है, कम पानी चाहने वाली फसल है। इस वर्ग की कई फसलें हैं, जैसे जो कि राई है, तोरिया है, तारामीरा है, या पीली राई, काली राई, तो ये सभी हमारे देश में अलग अलग भागों में लगाई जाती है। और खास बात यह है कि ये जो हमारे कई राज्यों में पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र से लेके यहाँ तक कि पहाड़ों तक जैसे इसकी खेती होती है। तो और जो इसकी खली है वो मवेशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसंट्रेट है। ये ऊसर भूमि के अंदर भी हो जाती है। अगर हल्का सा लवणीय सिंचाई का पानी है, वहाँ भी सरसों की खेती की जा सकती है जी। तो वो सरसों की फसल की उत्पादकता में बढ़ानी है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि बुआई पूर्व ही हमें कुछ तैयारियां करनी होती है जिससे कि इसकी उत्पादकता बढ़े। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि कैसे इसकी जो उत्पादकता है उसमें हम इजाफा कर सकते हैं, कैसे अच्छी उपज ले सकते हैं। क्योंकि जब हम तिलहन क्षेत्र की बात करते हैं, खाद्य तेलों में अगर देखा जाए तो सरसों तेल की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा हमें नज़र आती है, यानी इसका जो प्रतिशत है वो ज़्यादा नज़र आता है। तो ऐसे में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि कैसे इसमें और अच्छा जो उत्पादन है वो हम ले सकते हैं। तो इस बारे में और आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर भी। सितंबर माह से सरसों की बुआई शुरू कर दी जाती है। देश के कई राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सरसों की खेती मुख्य रूप से की जाती है। अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 25 सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। वैसे तो इसकी खेती हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अच्छी पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें, जैसे पूसा गोल्ड, पूसा विजय, पूसा सरसों 32, पूसा सरसों 30। ये किस्में 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। सरसों के लिए भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है। इसके लिए खरीफ की कटाई के बाद एक गहरी जुताई प्लाऊ से करनी चाहिए और इसके बाद 3-4 बार देसी हल से जुताई करें। खेत में दीमक, चितकबरा और अन्य कीटों का प्रकोप अधिक हो तो नियंत्रण के लिए अंतिम जुताई के समय क्यूनोल फॉस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। सरसों की बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। फसल की बेहतर पैदावार के लिए कई कारकों पर ध्यान देना होता है,
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल में कीट व रोग प्रबंधन है। आमतौर पर देखा गया है कि सरसों में सबसे ज्यादा नुकसान माहू कीट से होता है। कुछ जगह इसे चेपा भी कहते हैं। इस कीट के शिशु व प्रौढ़ पौधों के कोमल तनों, पत्तियों, फूलों और नई फलियों से रस चूस कर उसे कमजोर कर देते हैं। साथ ही साथ रस चूसते समय पत्तियों पर एक तरह का रस भी छोड़ते हैं। इस कीट का प्रकोप दिसंबर जनवरी से लेकर मार्च तक बना रहता है और बादल घिरे रहने पर इसका प्रकोप तेजी से होता है। बेहतर पैदावार के लिए समय रहते इस कीट पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। तो जाना आपने कैसे आप बेहतर ढंग से सरसों की खेती कर सकते हैं, और साथ ही जैसा कि हम बात कर रहे हैं सब्जी फसलों में प्रमुख रूप से बैंगन, टमाटर, मिर्च की भी। डॉक्टर हर्षवर्धन, इस बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। पहले अगर बैंगन की हम बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि ये अलग अलग जो सावधानी है वो किसानों को अपनानी चाहिए। अगर बैंगन की खेती किसान कर रहे हैं तो क्या खुले खेत में करना बेहतर या उसको संरक्षित खेती के तौर पर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? जी हाँ, बैगन में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये देखना है कि बैगन जिस मार्केट में आप ले जा रहे हैं वहाँ किस प्रजाति की डिमांड सबसे अच्छी है। क्योंकि बैगन में एक तो रंग अलग अलग होते हैं। जैसे बहुत सारा हमारा इलाका है जहाँ जो बैगनी रंग का जो बैगन होता है उसकी डिमांड होती है। जो बैगनी रंग में भी एक गोल होता है बैगन और एक लंबे बैगन होते हैं। खास करके जो भरता के लिए जो अगर कोई आदमी लेना चाहता है तो गोल बैगन होता है, क्योंकि इसमें बीज की मात्रा कम होती है। उसी प्रकार जैसे लंबा बैगन भी कुछ एरिया में काफी पॉपुलर होता है। जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है, यानी बिहार, बंगाल और पूर्वी भारत का जो इलाका है, और इसके साथ साथ कुछ हिस्से कर्नाटक वगैरह के, वहाँ हरा बैगन ज्यादा पॉपुलर होता है। इसी प्रकार जो हमारा महाराष्ट्र के आसपास के जो हैं वहाँ पे उसको चूचू बैगन कहते हैं, यानी बैगन ऐसा होता है जिसपे वेरीगेटेड धारियां बनी होती हैं, और उनको वो प्रेफर करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसे हम जब भरता बनाते हैं चाहते हैं पूरा बैगन गल जाए, वो चाहते हैं कि बैगन का हिस्सा बिल्कुल इंटैक्ट रहे। तो इस प्रकार जो मार्केट में सेगमेंट अलग अलग बैगन के हैं, सबसे पहले किसान भाइयों को ये देखना है कि किस बैगन की मांग सबसे ज्यादा है, इसके हिसाब से आपको उगाना है। आजकल जैसे हमारे संस्थान ने भी हरा बैगन की भी प्रजाति हम लोगों ने डेवलप किया है। कुछ जगह आजकल सफेद बैगन भी कुछ लोग पॉपुलर हो रहा है। उसी प्रकार गुलाबी रंग के बैगन है। तो आपको ये देख के सबसे अंदाज लगाना है कि कौन सा बैगन आप सबसे अधिक मार्केट में बेच सकते हैं। जी, और ये तो बात हुई कि किस तरीके से अगर मांग निकल कर आती है, लेकिन जैसा आपने कहा क्या जो एक रंग के प्रति आकर्षण है वो भी एक किसान के लिए बेहतर हो सकता है, उपभोक्ता जो है शायद उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। जी, क्योंकि कई बार क्या होता है जो मार्केट में अगर हम नयापन देखते हैं तो उपभोक्ता भी उसकी तरफ आकर्षित होता है, और कुछ उसके साथ जो ये हम बताते हैं कि उसमें कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि जो सफेद बैगन होता है उसको हमारे अंदर जो डायबिटीज होते हैं उनको थोड़ा सा कम करने में मदद करता है, या कई बार जो दांत के दर्द होते हैं, इस प्रकार की कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसके बेसिस पे भी उनकी डिमांड बढ़ती है। अब बैगन आमतौर पे जैसे अभी बैगन की खेती जो किसान भाई कर रहे होंगे उसमें फूल आ रहा होगा और फलन प्रारंभ हो गया है और ये अभी से लेकर दिसंबर तक पूरे उत्तर भारतीय मैदानी इलाका जहां सर्दी की समस्या अगर होने वाली है वहां आराम से इसमें फलन होता रहता है। हमें अभी सावधानी क्या रखनी है, एक तो हमारे अपने खेतों को वीड फ्री रखना है, यानी घास खेतों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खेत में जब भी घास रखते हैं वो डॉक्टर चौधरी आपसे हम जानेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो सर, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से बोल रहा था अनिल राठौड़ जी। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, अनिल जी सुन पा रहे हैं आपको? सर मुझे ये जानकारी चाहिए कि सर बैगन जी, बैगन मिर्च और बैगन की खेती के बारे में आप कुछ जानना चाह रहे हैं? चलिए, बालाघाट से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और जानना चाह रहे हैं कैसे बैंगन की जो खेती है वो सफलतापूर्वक कर सकते हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश का इलाका है वो बैगन की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है, क्योंकि आमतौर पे जो बाहर हमारे यहाँ जैसे अभी सर्दियाँ पड़ेगी, मध्य प्रदेश में उतनी सर्दी नहीं पड़ती है। तो जहाँ सर्दी अगर बिल्कुल कम पड़ती है वहाँ बैगन की जो खेती होती है वो लंबे समय तक होती है। जो सीजन जिसमें हमारे यहाँ सर्दी काफ़ी होती है तो जो वहाँ से बैगन या टमाटर के जो किसान होते हैं वो यहाँ लाते भी हैं, जिससे उनका मुनाफा भी अधिक होता है। और हम लोग ये शायद इनका प्रश्न, स्पेसिफिक प्रश्न अगर कुछ पूछना चाहते थे तो वो तो हम इनका नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे अभी जिन किसान भाइयों को क्या सावधानी, पहली सावधानी बरतनी है, जो हमारा खेत है उसको हमको खरपतवार से मुक्त रखना है।
दूसरा, जैसे जब बैगन के पौधे, उनमें आप जड़ों में मिट्टी चढ़ा देना है, या अगर आप बेड पे अगर खेती कर रहे हैं, मल्च डाल के अगर कर रहे हैं, जो हम डबल रो प्लांटिंग में करते हैं तो अच्छा है। अगर आप ड्रिप पे कर रहे हैं, या अगर आप सामान्य तरीके से, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, जो पुरानी पद्धति है, तो आपको बैगन के खेतों में जड़ों में मिट्टी चढ़ा देनी है, जिससे कि जल का जमाव जड़ के पास ना हो। कोई इसके लिए समय, डॉक्टर हर्षवर्धन, कितने समय बाद आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि पहली बार जो मिट्टी चढ़ानी चाहिए, करीब करीब 45 दिन के बाद मिट्टी चढ़ानी चाहिए। जब हम, जो हमारा उर्वरक होता है उसकी भी हम 1/4 हिस्सा जो होता है, खास करके नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की, जब हम डालते हैं उसी समय में हम मिट्टी चढ़ाते हैं। लेकिन अगर चूंकि बैगन लंबे अवधि की फसल होती है, इसीलिए जब 90 दिन के आसपास एक बार फिर से वो मिट्टी चढ़ा के, और जो हमारा नाइट्रोजन का जो 1/4 हिस्सा है उसको डाल के फिर से एक बार मिट्टी चढ़ा देते हैं। उससे हमें 2 फायदा होता है। एक तो जो बैगन का पौधा होता है वो बिल्कुल खड़ा रहता है, और जो उसमें फल लगेंगे वो जमीन में मिट्टी से नहीं सटेंगे। और अगर खरपतवार मुक्त होगा तो जो सफेद मक्खी के कारण बहुत सारी वायरस जनित बीमारियां भी इसमें भी आ रही हैं, फाइटोप्लाज्मा की समस्या बैगन में भी आ रही हैं, ये समस्याएं उसमें कम होगी। इसके साथ साथ यानी सावधानी अगर हम अपनाएं तो देखिए किस तरीके से जो समस्याएं हैं वो हमारी कम हो सकती है, और कई तरह की रोग बीमारियां हैं जिन पर हम नियंत्रण पा सकते हैं सिर्फ सावधानी अपनाकर। और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमारे विशेषज्ञों से हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं बैंगन, टमाटर और मिर्च की खेती आप कैसे कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप सरसों की खेती करने जा रहे हैं तो बुआई से पहले किस तरह की तैयारी आपको करनी होगी। आइए अब यहाँ रुक लेते हैं डॉक्टर गुप्ता का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से जो सावधानी है वो हमारे किसानों को रखनी भी चाहिए, लेकिन क्या सबसे पहले जो किस्म का चयन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा किस तरह का क्षेत्र है और कौन सी किस्म का हम चयन करें जिसके जरिए हमें अच्छी उपज मिल सके, या जिसमें तेल की मात्रा जो है वो अच्छी आ सके? जी, सरसों की जो खेती है जी, वो सिंचित और असिंचित, मतलब बारानी दशा में भी होती है और सिंचित क्षेत्रों में भी होती है। फिर इसके साथ साथ सरसों की फसल जो एकल फसल के रूप में भी बोई जाती है और मिश्रित फसल के रूप में भी बोई जाती है जी। तो अलग अलग परिस्थिति में इसकी अलग अलग किस्में हैं जो हर जलवायु खंड के लिए या अलग अलग प्रदेश के लिए है। तो जैसे कि सरसों को अगर मिलवा खेती के रूप में बोना है, मिश्रित खेती, तो चने के साथ इसके खेती की जाती है, जिसमें कि 7 कतार सरसों की और 3 कतार चने की, फिर 7 कतार सरसों की, इस तरह से ली जाती है जी। और अलग अलग प्रदेशों के लिए जो इसकी किस्में हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारी जो किस्में हैं पुरानी होते हुए भी आज काफी किसानों के अंदर लोकप्रिय है। जैसे वरुणा राई है जो T59 के नाम से जानी जाती है। पूसा जय किसान है जी, वायुनो है, पूसा सरसों 26 है, या गिरिराज किस्म है जो कि सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर द्वारा विकसित की गई है जी। NR 2 है, NRCDR 601 है, RL 1359 है, RRN 73 है, अरावली है, जगन्नाथ है, नवगोल्ड है। इसी तरह से अगर हरियाणा के लिए बात करें
यानी अलग अलग राज्यों के लिए अब एक हम कह सकते हैं जलवायु के अनुसार, क्षेत्र अनुसार किस्में हैं, और अब तो सरसों की जो बायो फर्टिफाइड वैरायटीज हैं वो भी हमारे पास हैं। जी, तो हरियाणा के लिए जैसे कि असिंचित परिस्थिति में RS-30 है, क्रांति है, पूसा बोल्ड है, ये आज भी बहुत अच्छी उत्पादकता दे रही है। पंजाब के लिए भी जैसे NRCDR2 है, NRCDR601 है, या गीता किस्म है। दिल्ली के लिए जो पूसा आगेनी है, पूसा बोल्ड है, NRCDR2, NRCDR601। जम्मू कश्मीर के लिए NRCDR601, या मध्य प्रदेश के लिए रोहिणी है, माया है, JM1 है, वरदान है। उत्तर प्रदेश के लिए रोहिणी, माया, क्रांति, सीता, नरेंद्र, खेती, राई 4। यानी जो महत्वपूर्ण किस्में हैं उनका ध्यान हमारे किसानों को रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि अच्छी उपज जो है वो उन्नत किस्मों के जरिए आपको मिल सकती है। लेकिन जो प्रबंधन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, उस बारे में भी डॉक्टर गुप्ता आपसे आगे हम जानकारी यहाँ लेंगे। लेकिन यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन, आपसे हम बात कर रहे थे कि बैंगन में जो कीटों की समस्या आ जाती है, और किसान का मानना यही है कि अगर जब कीट या बीमारी आ जाती है तब ज़्यादा नुकसान उनको कभी कभी हो जाता है, तो कैसे उससे बचाव कर सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पूछा है। कीट से जो नुकसान है किसानों का भी नुकसान है, खास करके जब वो बैगन मार्केट में जाता है तो जो उपभोक्ता है जो हम खरीदते हैं तो उनका भी, उनके स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। क्योंकि बैगन में कई बार ये कहा जाता है कि किसान भाई कई बार नहीं जानकारी होने के कारण या पूरी जानकारी नहीं होने के कारण काफ़ी दवाओं का प्रयोग करते हैं। किंतु अगर शुरू से ही अगर उस पर ध्यान रखें तो कम दवाओं के प्रबंधन से और समेकित कीट प्रबंधन करने से इनसे छुटकारा मिल सकता है। यानी रसायन से भी बचाव हो पाए, रसायन का भी बचाव होगा, और जो उससे उत्पाद बनेगा, जो उत्पाद मार्केट में जाएगा वो भी काफी सुरक्षित होगा। जैसे बैगन में जो सबसे बड़ी समस्या होती है जिसे हम कहते हैं फल छेदक, यानी फ्रूट बोरर होता है, और एक होता है जो फल और तना दोनों में छेद करता है, जिसे हम तना भेदक या फल छेदक दोनों हम उसको कहते हैं, स्टेम एंड फ्रूट बोरर जी। और इसका हम देखते हैं कि जब भी बैगन की फसल होगी तो वो सबसे ऊपरी हिस्सा जो उसका होता है वहां पे वो छेद करता है, जिसके कारण जो उसकी सबसे ऊपरी सिरा होता है वो झुक जाती है। ये सबसे पहला निशान है, किसान भाई समझ सकते हैं कि हमारे खेत में ये जो कीड़ा है जिसे हम फल छेदक या हम फल और तना छेदक कहते हैं आ चुका है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो भी पौधे आपको दिख रहे हैं जिसका सबसे ऊपरी हिस्सा झुक गया है उनको आप 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे से या तो काट लें या उसको तोड़ लें और उसको अपने खेत से बाहर कहीं गड्ढे में जाके उसको दबा दें। लेकिन अब आपको लग गया है कि ये कीड़ा आपके खेतों में आ गया है, तो सबसे इसका जो आसान उपाय होता है ये होता है एक फेरोमोन ट्रैप आता है। आप अपने खेत में अगर 1 एकड़ में अगर आपने खेती की है तो कम से कम 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप आप अपने खेतों में लगा दें। ये काम क्या करता है, उसमें एक गुटका होता है जिसपे एक रसायन उसमें लगा होता है और जो नर मक्खियां होती हैं वो उसके गंध से उसके पास पहुंच जाती हैं, जिसके कारण से पूरे खेतों में जो कीड़े हैं उनकी संख्या काफी कम हो जाती है। तो ये एक विकल्प है, देखिए इसमें ये एक विकल्प है, इसमें बिना रसायन के आप इसकी खेती को नियंत्रित कर रहे हैं। जी, एक और दर्शक डॉक्टर चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं फिलहाल। अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका अजय जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ हेलो जी अजय जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो अजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। ये बैंगन का पत्ता क्यों सूख जा रहा है, पूरा मर जा रहा है? बैंगन का जो पत्ता है वो सूख रहा है? हाँ, और पूरा पेड़ सूख जा रहा है, पूरा पेड़ फिर सूख जाता है? हाँ। देखिए, अगर ऊपरी हिस्सा सिर्फ अगर सूख के अगर मुड़ रहा है तो जैसा मैं अभी बता रहा था कि ये समस्या हो सकती है। जो ये बैगन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो लगता है कि उसके पत्ते सूख गए हैं और थोड़े झुक जाते हैं, तो ये हमें फल छेदक के कारण या जो फल तना छेदक होता है इसके कारण भी होता है। किंतु अगर बैगन अगर जड़ से भी अगर पूरी पेड़ अगर सूख जाती है तो कई हिस्सों में जैसे बैक्टीरियल विल्ट की समस्या होती है, खास करके जो हमारा कोस्टल इलाका है जैसे बंगाल है, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा है, उड़ीसा है, यहाँ पे ये समस्या काफी होती है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए जो हमें ऐसी प्रजाति का चयन करना चाहिए जिसमें बैक्टीरियल विल्ट
रोधी प्रजातियां जिसको हम कहते हैं, उन प्रजातियों का चयन करना चाहिए। और इसको हम देख भी सकते हैं, जैसे अगर आपका बैगन का कोई पौधा अगर सूख गया है, मुरझा गया है, तो आप उसको उखाड़ सकते हैं और कुछ हिस्से को काट के अगर आप बिल्कुल सफेद ग्लास है उसमें अगर आप डाल के देखेंगे तो दूध जैसा आपको दिखेगा, तो इसका मतलब लगेगा कि आपके जो खेत में समस्या है ये बैक्टीरियल विल्ट की हो सकती है जी। और इसमें आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो दवा होती है इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो जड़ों में हमें प्रयोग करना है, जिससे कि इस बीमारी को हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट उपाय इसका यही है कि हम जो भी प्रजातियां जिसमें बैक्टीरियल विल्ट के लिए प्रतिरोधक क्षमता हो, ऐसी हम प्रजातियों का चयन हम करें। और खास करके जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उड़ीसा की हैं, उन्होंने भी काफ़ी इसके लिए प्रजातियां विकसित की हैं, तो वहाँ का मटेरियल लेके आप लगा सकते हैं जी। बिल्कुल। उसके बाद जो समस्या होती है, जैसे अगर बैगन के खेत में अगर अभी हैं, तो अगर आप पीला जो स्टिकी कार्ड आता है वो अगर आप लगा देते हैं, तो जो सफ़ेद मक्खी से जो वाहक के कारण जो समस्याएं पैदा होती हैं वो कुछ हद तक कम होता है। लेकिन अगर आपके खेतों में लग गया है और आपके पास ट्रैप नहीं है किसी कारण से, तो एक दवा आती है जो सबसे सुरक्षित दवा मानी जाती है, जिसे हम स्पिनोसैड के नाम से जानते हैं। 10 लीटर पानी में 3 ml इसको मिला के इसका अगर हम छिड़काव करते हैं तो ये सबसे सुरक्षित दवा है। इसका आप सप्ताह में एक बार अगर छिड़काव करते हैं तो आप ये जो बीमारी जो हम कीड़े बता रहे हैं इसको आप बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, उससे बेहतर यही कि येलो स्टिकी कार्ड रहेगा तो और ज्यादा बेहतर। जी हाँ, अगर आपके पास येलो स्टिकी कार्ड नहीं है तो आप खुद से भी बना सकते हैं। कोई आप डब्बा ले लें, उसको पीले रंग का उसके ऊपर पेंट चढ़ा दें और उसके ऊपर कोई ग्रीस या अरंडी का तेल इस प्रकार से लगा के आप अपने खेत में 5-7 जगह लगा देते हैं, तो बहुत सारे कीड़े उस पर खुद ही चिपक जाएंगे। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर गुप्ता आपसे भी जानकारी हम लेना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि जो किस्म है उसका चयन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, या अलग अलग राज्यों के लिए कौन कौन सी जो अच्छी किस्में हैं। लेकिन जब हम खेत की तैयारी की बात करते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से खरीफ की जो फसलें हैं वो खेत में रहती हैं, तो वहाँ पर किस तरीके का जो सावधानी है वो बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो किसान है वो देरी भी कर देते हैं बुआई करने में, तो क्या उचित समय है जब हम बुआई की बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल, वैसे तो सरसों की खेती हमारे किसान भाइयों के लिए कोई नई चीज नहीं है, परंतु भूमि का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी भूमि चुननी चाहिए जहाँ पे कि जल निकास अच्छा हो, पानी इकट्ठा नहीं होता हो और समतल हो। इसके साथ साथ दोमट मिट्टी वाला खेत सरसों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल चक्र का सिद्धांत जरूर अपनाना चाहिए। यहाँ लगातार सरसों की खेती की जा रही है, वहाँ पे जो फिर बाद में ली जाने वाली जो फसल है वो कमजोर हो सकती है। और विशेष तौर पे जहाँ पे कि ओरोबैंक की खरपतवार आता है, जिसको कि आगिया या मरगोजा कहते हैं, अगर कहीं पे पिछले सीजन में या उससे पहले जो इस तरह की समस्या थी तो ये एक भयानक रूप ले लेता है। इसलिए ऐसे खेतों में सरसों की खेती न की जाकर और नए खेत में की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील जी जुड़े हैं, इनका सवाल जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सुनील जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि मुझे सर टमाटर और मिर्ची के अच्छी किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए थी। और सर मिर्ची का भी थोड़ा क्या है, मेरी जमीन में क्या है थोड़ा साइज नहीं बन पाता सही, उसके लिए क्या किया जाए? चलिए बिल्कुल। बस सबसे पहले ही कि जो कौन सी उन्नत किस्में हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, टमाटर और मिर्च की अगर हम बात करते हैं तो? जी हाँ, इन्होंने सही पूछा है, हम लोग भी ऐसे चर्चा करते हैं, लेकिन सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, टमाटर में हमको सीजन के हिसाब से हमको प्रजातियों का चयन करना पड़ता है। जैसा आपको भी पता है कि जैसे जो अगर हम खरीफ के मौसम की अगर हम बात करें, यानी अगर हम अगस्त में अगर हम लगाना चाहते हैं, जुलाई अगस्त में जो फसल अभी खेतों में है जी, तो उसमें क्या होता है, इस मौसम में जो मरोड़िया बीमारी होती है जिसको हम लीफ कर्ल कहते हैं, जो पौधे में पत्ते देखते होंगे ऊपर की तरफ बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। इस बीमारी के प्रति जिस वैरायटी में प्रतिरोधक क्षमता हो, हमको सिर्फ उन्हीं प्रजातियों का चयन करना चाहिए जी। जैसे हमारा जो वाराणसी का अनुसंधान संस्थान है, उनकी 1-2 प्रजातियां हैं। काशी अमन के नाम से एक उनकी काफ़ी पॉपुलर प्रजाति है, काशी अभिमान भी है। और हाल ही में हमारे पूसा संस्थान ने भी एक वैरायटी विकसित की है, जो पूसा जो लीफ कर्ल टोमेटो वायरस रेसिस्टेंट 6 के नाम से बनाई गई है। और जो लोग अगर साउथ इंडिया में वहाँ दूसरा वायरस पाया जाता है, तो वहाँ की एक काफ़ी पॉपुलर प्रजाति है, अर्का रक्षक है, लेकिन वो सिर्फ साउथ इंडिया के लिए है। नॉर्थ इंडिया के लिए या तो हमारी प्रजाति चल सकती है, या वाराणसी की, या जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी पंजाब बरखा बहार करके 1-2 प्रजातियों का विकास किया है जी। लेकिन अगर जो किसान भाई अभी जो सर्दी के मौसम में यानी अक्टूबर नवंबर के बाद
ये समस्या कम हो जाती है। तो उस मौसम के लिए हमारे संस्थान की प्रजाति है पूसा रोहिणी, उसका चयन कर सकते हैं, या बहुत सारी संकर प्रजातियां हैं हमारे संस्थान की भी। पूसा हाइब्रिड 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। इन तमाम प्रजातियों में से किसी का चयन कर सकते हैं। हमारे यहाँ से भी बीज ले सकते हैं या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से भी बीज ले सकते हैं। आपने शायद मिर्च के बारे में भी पूछा था जी। तो मिर्च के लिए भी अगर जैसे मिर्च भी 2 सीजन में होती है। अगर आप बारिश के मौसम में लगाना चाहते हैं तो उसमें हमें विशेष रूप से ध्यान देखना है कि वायरस जनित बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। उसके लिए जैसे हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा सदाबहार, उसको ले सकते हैं। उसके जो फल होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं और थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन काफी तीखा होता है, जिसके कारण मार्केट में उसकी कीमत अच्छी मिलती है। क्योंकि मार्केट में तीखी मिर्च की बहुत कम प्रजातियां हैं जिसमें तीखापन है। या पंतनगर विश्वविद्यालय की एक प्रजाति है पंत सीवन, उसका चयन कर सकते हैं। हरी मिर्च के लिए जो हमारा वाराणसी का जो अनुसंधान संस्थान है उनकी भी एक प्रजाति है जो बौनी प्रजाति, यानी उसकी हाइट बहुत कम होती है लेकिन उसमें काफी फलन होता है, K2 और काशी अनमोल के नाम से। इनमें से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं अगर हम हरी मिर्च के लिए अगर हम उत्पादन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए जो उन्नत किस्में हैं वो आपने यहाँ पर जानी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के सागर से। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। विपिन जी क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर, मैं सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ विपिन। और सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल सर ये था कि सरसों हमारे यहाँ बोते हैं, डॉक्टर साहब जैसे अभी बता रहे थे काफी संख्या में बोते हैं, पर हर साल एक प्रॉब्लम आती है सर। तो ये कमी कहाँ पे रहती है? माहू बहुत ज्यादा लगती है सर हर साल। तो ये बीज में प्रॉब्लम रहती है या फिर कोई उपाय बताएं जो इस साल हम पहले से ध्यान रखें। और दूसरा सवाल सर एक और था मेरा बैगन को लेकर कि सर मैंने 2-3 जगह पे देखा है कि बैगन का जो पेड़ रहता है घर पे खाने के लिए लोग लगा के रखते हैं। सर वो ऐसे पेड़ है कि 4-4, 5-5 साल हो गए और वो पेड़ सूखते नहीं है, सिर्फ एक पेड़ रहता है और उसमें घर के खाने के लिए बैगन निकलते रहते हैं। वो कौन सी किस्म है सर, उसके बारे में जानना था। चलिए बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि आप भी इच्छुक हैं उसको लगाने के लिए, लेकिन पहले डॉक्टर गुप्ता का हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता क्या बताना चाहेंगे? सरसों में बार बार माहू की जो समस्या आ रही है, कैसे उसकी रोकथाम हम कर सकते हैं? देखिए, अगर समय से बुआई की जाती है, सरसों की बुआई का समय 15 सितंबर से लेके और 15 अक्टूबर तक माना गया है, और जैसे जैसे हम उत्तर भारत में बढ़ते जाते हैं ये समय देरी तक भी चलता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर समय से बुआई कर दी जाए, जो कि अभी चल रहा है समय, जो सितंबर का दूसरा पखवाड़ा है, तो माहू की समस्या स्वतः ही कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो हमारी कुछ किस्में हैं उन पे भी ये जो असर कम होता है, जो विकसित नई किस्में हैं, जैसे कि मान लो रोहिणी है, माया है, JM1 है, वरदान है, तो इन पे कम होता है। और साथ ही जैसे कहीं भी इंस्पेक्शन करने के दौरान फील्ड में अगर देखते देखते माहू नजर आता है, तो उस जो इकोनॉमिक जो ETL लेवल है उस पर जाने से पहले ही ऐसे पेड़ों को, ऐसी टहनियों को नष्ट कर दिया जाए तो उसके प्रसार में कमी आएगी और ज्यादा समस्या नहीं बनेगी। ये रोकथाम का तरीका। चलिए बिल्कुल। तो देखिए जो आर्थिक क्षति स्तर है पहले वो आपको देखना होगा, यानी आपको अगर हम पत्तियों पे देखते हैं तो कितने जो कीट हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ही आप अलग अलग जो इसके लिए विकल्प हैं वहां पर फिर आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है उनकी संख्या काफ़ी कम है तो आप वहाँ थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे उतना ज़्यादा नुकसान की संभावना जो है वो नहीं रहती है। लेकिन अगर प्रकोप ज़्यादा है तब आप ज़रूर जो कारगर विकल्प हैं उस दिशा में आगे बढ़ें। और आइए हम भी फिलहाल यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ना सिर्फ सरसों की खेती आप कैसे कर सकते हैं बल्कि टमाटर, बैंगन और मिर्च की खेती भी आप सफलतापूर्वक कैसे कर पाएंगे। ये जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों।
जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं बैंगन, टमाटर, मिर्च की खेती आप कैसे कर सकते हैं, और सरसों की खेती अगर आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले किस तरह की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए जिससे अच्छी उपज आप ले सकें। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। सर्वेश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका सर्वेश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार। मेरे दो प्रश्न हैं जी। पहला प्रश्न ये है कि बैगन की खेती, ग्राफ्टेड बैगन की खेती को बिना ड्रिप और मल्चिंग के कर सकते हैं क्या? जी। और दूसरा, टमाटर में फ्रूट सेटिंग के लिए कि फ्रूट उसके एक समान हो, उसके लिए कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट देने की आवश्यकता होती है? चलिए, बिल्कुल काफी जागरूक किसान हमें लग रहे हैं, जानकारी पूरी भी है। और जानकारी में चाहूंगा आप डॉक्टर हर्षवर्धन की बढ़ाएं। जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। देखिए, जो ग्राफ्टिंग जो हम कहते हैं, जो ग्राफ्टेड बैगन की खेती हम उन्हीं इलाकों के लिए हम कहते हैं जहाँ पे कि विल्ट की समस्या हो। विल्ट का मतलब होता है चूंकि ये सॉइल बॉर्न डिजीज होती है, यानी मृदा जनित बीमारी होती है, तो इसका आप कितना भी नियंत्रण करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं जिन इलाकों की बात अभी कर रहा था, जैसे बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, जहाँ पे कि बैक्टीरियल विल्ट काफ़ी बड़ी समस्या है। यहाँ हमारे कुछ पहाड़ी राज्य हैं जहाँ भी बैक्टीरियल विल्ट एक बड़ी समस्या है जी। उन इलाकों में ये कहा जाता है कि अगर आप ग्राफ्टेड बैगन अगर आप लगाएंगे, जिसमें हम जो बैगन की जो वाइल्ड प्रजाति होते हैं, जैसे जिसको हम सोलनम टॉर्भम कहते हैं, उसके रूट स्टॉक पे जो भी बैगन की प्रजाति जिसका हम फल लेना चाहते हैं उसको हम ग्राफ्ट करके और हम खेतों में लगा देते हैं। तो उसमें ये फायदा होता है कि उसके जो रूट होते हैं उसमें उस बीमारी का असर नहीं पड़ता है। लेकिन जिन इलाकों में ये प्रॉब्लम नहीं है वहां पे हम इसको ये नहीं कहेंगे कि वहां आप इन्हीं ग्राफ्टेड बैगन को ही लगाने की जरूरत है। वहां की संस्तुति नहीं है, संस्तुति नहीं है। जैसे कुछ और तरीकों में भी आजकल ग्राफ्टेड बैगन की आती है, जैसे वाराणसी का जो अनुसंधान संस्थान आपके बगल में है, जैसे कुछ इलाकों में आता है फ्लड हो जाता है, बाढ़ हो जाता है, तो बाढ़ के भी अगर जल जमाव को रोकने के लिए भी आजकल हम ग्राफ्टेड बैगन को हम लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ अगर ये समस्या है कि आपको खेतों में जल जमाव है, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें अगर हम बेड बना के, यानी हम ऊंचा करके उस पर अगर हम इन पौधों को अगर हम लगाएंगे ग्राफ्टेड बैगन को, इवन उसको हम स्टेकिंग भी करते हैं, यानी हम डंडा लगा के या हम तार लगा के अगर हम पौधे को, जैसे हम टमाटर में करते हैं कि पौधे को ऊपर ले जाते हैं, ऐसा अगर हम करेंगे और मल्चिंग भी करेंगे तो आपकी जो फसल होगी उसकी उत्पादकता और बढ़ जाएगी। जी। एक प्रश्न इन्होंने टमाटर को लेके भी जी, फ्रूट फेसिंग की अगर हाँ, जैसा आपने ये फ्रूट सेट की बात की थी। देखिए, टमाटर एक ऐसी फसल है जो इसमें फ्रूट सेट यानी जो फलन होता है वो तापमान से रिलेटेड होता है। जैसे रात का तापमान जब 8 डिग्री से अगर कम हो जाएगा तो उस दौरान टमाटर में फलन काफी कम हो जाएगा या नहीं के बराबर होगा। उसी प्रकार अगर जैसे रात का तापमान अगर 25 डिग्री 26 डिग्री से अगर अधिक हो जाएगा तो टमाटर में फल फ्रूट की सेटिंग जो होगी वो काफी कम होगी। तो आपको इस दौरान ऐसा ध्यान रखना है जिस कारण से आपको ये समस्या ना आए। इसके अलावा जो भी जैसे अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का करना चाहते हैं, जैसे बोरोन है, कैल्शियम है, तो इनका रोल होता है। इनका अगर जो मिक्सचर आजकल आता है, उससे पहले तापमान पर तापमान का हमें ध्यान रखना है। जैसे हमारे संस्थान की 1-2 प्रजातियां भी हैं पूसा शीतल के नाम से, जो कम तापमान पे भी होती हैं, या पूसा सदाबहार है, लेकिन वो सब एक निच मार्केट के लिए है कि बिल्कुल अगर आप कम तापमान पे छोटा सा करके सारा फसल आप एक बार मार्केट में लेना चाहें, क्योंकि उसमें उतनी उपज नहीं होती। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शशिकांत जी जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो
शशिकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी जी, मेरा सरसों के खेती के लिए कुछ सवाल था कि इसकी बुआई के तुरंत बाद हम टाटा पनीडा इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं खरपतवार नियंत्रण के लिए? जी। और दूसरा, जो सरसों की खेती में कितनी सिंचाई जरूरी होती है और पनीडा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? डॉक्टर गुप्ता, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जी, सरसों की खेती वैसे अगर भूमि की जल धारण क्षमता अच्छी है तो असिंचित परिस्थितियों में ज्यादा की जाती है, बारानी परिस्थिति में की जाती है। लेकिन अगर सिंचित परिस्थिति में की जा रही है और सिंचाई का जल उपलब्ध है तो मिट्टी के जो जैसा गठन है उस पर निर्भर करेगा। 2 सिंचाई में भी हो सकती है, 3 सिंचाई में भी हो सकती है, और केवल 1 सिंचाई है तो वो भी हो, तो वो क्रांतिक अवस्था होती है। जैसे फूल आने की अवस्था है उस समय इसको सरसों की फसल को सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उस समय दें। अगर 2 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई है जो फूल आने के समय और दूसरा फली आने के समय दें। और अगर 3 सिंचाई का पानी उपलब्ध है और मिट्टी उस तरह की है कि सिंचाई देना अनिवार्य है, बीच में कोई मान लो मावट नहीं हुई है, विंटर रेन नहीं हुई है, तो पहली सिंचाई है जो मोल्टिंग के टाइम दें, दूसरी पुष्पन के टाइम दें और तीसरी सिंचाई जब दाना भर रहा हो फलियों में उस समय दें। जी बिल्कुल। और साथ ही ये जानना चाह रहे थे कि शुरुआती अवस्था में खरपतवार रोकने के लिए क्या इनको करना होगा? खरपतवार के लिए फ्लुक्लोराइन नाम की दवा है जो बुआई के पहले दी जाती है, प्री प्लांट स्प्रे किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वाष्पशील होती है, तो पेंडिमिथालिन नाम की दवा भी दे सकते हैं जो कि 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के तुरंत बाद उसका छिड़काव किया जाना चाहिए। जी, साथ ही डॉक्टर गुप्ता, अगर क्योंकि सरसों की खेती करके हमारे जो किसान हैं उनको तेल की भी प्राप्ति होती है, तो क्या कुछ ऐसी भी किस्में हैं अगर हम चाहते हैं कि उनमें तेल की मात्रा ज्यादा रहे तो इस तरह की जो किस्में हैं उन पे हमें ध्यान देना होगा, या जो एक तरीके से पोषक तत्वों की मात्रा है, सल्फर क्योंकि बताया जाता है, तो वहां पर ज्यादा ध्यान देना होगा? जी डॉक्टर गुप्ता। जो अवेलेबल सल्फर है उसकी मात्रा कम होती है तो उनके अंदर जिप्सम के जरिए जो कि बहुत सस्ता स्रोत है गंधक तत्व की जा सकती है। दूसरा, किसान भाई डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का उपयोग करेंगे तो उसमें फास्फोरस के साथ में गंधक तत्व की आपूर्ति हो जाती है, और गंधक चूर्ण का इस्तेमाल भी 20 से 25 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किया जा सकता है। सल्फर देने से ये बिल्कुल तथ्य सामने आ गया, निष्कर्ष आ गया है कि जिन खेतों में गंधक तत्व दी जाती है वहां पे एक तो पाले का प्रकोप बहुत कम होता है, और दूसरा उनके जो तिलहन जो दाना का भराव है वो अच्छा होता है और दाने के अंदर तेल की मात्रा का प्रतिशत बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, ये बेहद जरूरी, क्योंकि किसान का मुनाफा जो है उससे कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, कमल जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हम बैगन की खेती कर रहे हैं, अगर बिना ड्रिप इरिगेशन का और मल्टी पेपर का करते हैं तो क्या उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आप जानना चाह रहे हैं कि आप सतही सिंचाई आप करते हैं बिना ड्रिप के, आप अगर सिंचाई करते हैं? जी, बिना ड्रिप इरिगेशन के करते हैं सर, तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा खरपतवार आ जाता है। चलिए, बिल्कुल ये एक समस्या रहती है कि अगर ड्रिप हमारे पास नहीं है, सतही सिंचाई जो है किसान करते हैं, तो ऐसे में कैसे जो खरपतवार हैं उनकी समस्या पे हम लगाम लगा सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन? जी हाँ, शुरू में ही जैसे मैं इन्हीं लोगों जैसे किसान जो है इन्हीं के लिए मैं बता रहा था कि जब हम ड्रिप का अगर हम फायदे की बात करते हैं तो ड्रिप में सिर्फ यही फायदा नहीं है कि उसमें पानी की कम मात्रा होती है, बल्कि खरपतवार को भी रोक सकता है। सबसे बड़ा फायदा उसमें यही होता है कि खास करके अगर ड्रिप और उसके साथ अगर हम मल्च का भी प्रयोग करते हैं तो हमें खरपतवार को कम करने में मदद मिलती है, और इसके साथ साथ जो खरपतवार जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उसको भी वो ले लेते हैं। जी, तो अगर हम ड्रिप और मल्च का अगर हम प्रयोग करते हैं और अगर हम फर्टिगेशन यानी हम ड्रिप के माध्यम से ही अगर हम जो पोषक तत्व अगर हम उनको भी देते हैं तो सिर्फ पौधे की जड़ों में जाता है, उन्हीं के रूट जोन में जाता है, खरपतवार उसको नहीं ले पाते हैं। और जैसा इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब हम खुले खेतों में जब हम पानी देते हैं तो जो हमारे खरपतवार हैं उनको पोषक तत्व भी हमारे जमीन से वो लेते हैं और जो पानी नमी है उसको भी वो लेते हैं। लेकिन
लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसमें भी मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप बेड बना के और बेड पे अगर आप डबल प्लांटिंग करें तो और पानी आप सिर्फ नालियों में डालें तो उससे कम से कम बेड पे जो खरपतवार होंगे उनकी संख्या कम रहेगी जी। तो एक तो आप उनको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैं बताया कि जब भी आप ये करते हैं तो थोड़ा मिट्टी चढ़ा के दोनों तरफ से, तो उससे भी आपको एरेशन, क्योंकि जो पौधे होते हैं उनको हवा की भी आवश्यकता होती है पानी के साथ साथ जी। तो जब हम बेड बना के अगर हम किसी भी चीज की खेती करते हैं तो एक तरफ से उनको एरेशन अच्छा मिलता है, इस कारण से उनकी जो उत्पादकता होती है वो अधिक मिलता है। जब हम मिट्टी हम चढ़ाते थे इसीलिए मिट्टी चढ़ाते थे जो उससे एरेशन जो होगा वो काफी अच्छा होता है जी। और साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन, जो निराई गुड़ाई की जो हम क्रिया करते हैं वो भी शायद आसानी से कर बिल्कुल, सकेंगे। बिल्कुल वो हम आसानी से कर सकते हैं और पौधों को हम ऊपर की तरफ हम ट्रेंड भी कर सकते हैं जी। बैगन में भी या टमाटर में भी, जैसे आप एक रस्सी बांध के एक पौधों को उसके साथ अगर सहारा दे देंगे तो जो फल जो होगा वो मिट्टी में अगर नहीं लगेगा तो जो अगर आपने जैसे 10 कुंटल अगर तोड़ा, अगर 1 कुंटल उसमें से अगर मिट्टी के कारण सड़ने से अगर बेकार हो गया तो वो कम हो जाएगा। तो देखिए मिट्टी के संपर्क में जो फल है वो नहीं आ पाएगा, लागत कम होगी और आपकी जो मार्केट में जो आप ले जाएंगे वो आपका अच्छा, क्योंकि उपज जो है यानी फलन जो है हमें ज्यादा मिलेगा और उसके बाद अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। यहाँ एक चीज मैं जरा बताना चाहूंगा, जो एक पुराने किसान थे जिन्होंने पूछा था कि जो बहुवर्षीय बैगन की प्रजाति के बारे में, उन्हें मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहूंगा कि ये बैगन और मिर्च दोनों जो होती हैं ये आमतौर पर अगर इनकी आप एक बार लगा देंगे तो ये 3 साल तक फलन दे सकती है, जिनको हम रैटून क्रॉप कहते हैं। जैसा आपने गन्ने के केस में देखा होगा, जहां पे अगर सर्दी बहुत अधिक होती है तो दिसंबर जनवरी में इनके पत्ते झड़ जाते हैं लेकिन पौधा ऐसे ही रहता है। तो जो ही सर्दी अगर खत्म होती है तो इनकी हल्की आप कटाई छटाई करेंगे और फिर से अगर उसमें आप अगर पोषक तत्व और पानी डाल देंगे तो फिर से उनमें नए पत्ते आ जाएंगे और फिर से वो फसल चल पड़ती है। लेकिन जो व्यावसायिक खेती करते हैं उनमें ये बहुत अधिक समय लेता है, इसीलिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए दिल्ली के आसपास का या एनसीआर के आसपास का रीजन है, इसमें अगर आप बिल्कुल अर्ली फसल लेना चाहते हैं तो एक बार आपने मेन फसल ले लिया नवंबर दिसंबर तक, जनवरी में अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फरवरी में फिर से आप अपनी फसल लेके मार्केट में भी बेच सकते हैं। चलिए, बिल्कुल इन बातों का ख्याल हमें रखना होगा। और फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जो दर्शक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका आशीष जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ हेलो जी आशीष जी, सवाल पूछ सकते हैं आप? नमस्कार। नमस्कार सर जी नमस्कार।
सर मैं आशीष दीक्षित बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जालौन, उत्तर प्रदेश से। जी सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाँ, हम अपने यहाँ की मतलब क्षेत्र के हिसाब से सरसों की कौन सी किस्म अच्छी है और उसको कौन से महीने में किस विधि से हो जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता क्या जानकारी देना चाहेंगे? जालौन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं आशीष जी, जानना चाह रहे हैं कौन सी किस्म अच्छी है, किस समय लगाया जाए और क्या विधि उसके लिए? देखिए, बुआई का समय अभी 15 सितंबर से ही शुरू होता है। जब दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस हो, उस समय जो सरसों की बुआई की जा सकती है। आपके लिए जो उत्तम किस्म है वो नरेंद्र अगेती राई 4 है, सीता है, क्रांति है, वरदान है। इनमें से जो भी किस्म आप प्रमाणित बीज लें, प्रमाणित बीज वहाँ पे उपलब्ध हो आसपास, वो किस्म का चुनाव करके और बुआई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो उन्नत किस्म का चयन आप करेंगे तो अच्छी उपज उसके जरिए आपको यहाँ मिल सकेगी। फिलहाल डॉक्टर गुप्ता जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उनको बताया कितना महत्वपूर्ण है कि बुआई से पहले किस तरह की तैयारी हम कर लें, किस्मों का चयन कर लें, उसके साथ साथ खेत को तैयार करना। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। और यहाँ देखिए, जो हमारे दर्शक हैं ना सिर्फ फ़ोन के ज़रिए हमसे जुड़ते हैं, बल्कि जो हमारे अलग अलग माध्यम हैं, सोशल मीडिया एक प्रमुख माध्यम जिसके ज़रिए जो किसान हैं वो हमारे साथ अब यहाँ जुड़ने लगे हैं। तो कुछ सवाल हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो उसके ज़रिए हमारे पास पहुँचे हैं। गीता जी हैं दिल्ली से, इंस्टाग्राम के ज़रिए उन्होंने सवाल दिया। ये सवाल है, सब्जियाँ उगाना चाहती हैं, बीज कहाँ से इनको उपलब्ध होगा? जी हाँ, ये आप अगर दिल्ली से हैं तो आप हमारे पूसा संस्थान में हम लोग जो किचन गार्डन एक पैक बेचते हैं, जिसमें 100 रुपीज में हम करीब 8 से 10 सब्जियां जो भी उस मौसम में लगने वाली हो, तो आप हमारे संस्थान से खरीद सकते हैं, हमारा एक सेंटर से खरीद सकते हैं। NSC भी आजकल बेच रही है, या NHRDF जो है दिल्ली में नजफगढ़ में, वो भी आजकल इस प्रकार का जो सब्जी का। एक और सवाल है राजधानी दिल्ली से ही गुनीत जी का, और वो भी जानना चाह रही हैं कि टमाटर की खेती के लिए उन्नत किस्म का बीज कहाँ से मिलेगा? जी हाँ, टमाटर की उन्नत किस्म का मतलब अगर आप किचन गार्डन के पर्पज से करिएगा तो जो देसी टमाटर होता है, जो खट्टा और रसीला होता है, उसके लिए मैं पूसा रूबी प्रजाति आपको बताऊंगा कि अगर वो प्रजाति, इसका कॉमर्शियली उसमें दिक्कत होती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन अगर आप खुद लगाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से पूसा रूबी टमाटर है जो बिल्कुल खट्टा टमाटर होता है, तो इसका ये लेके आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक ईमेल के जरिए भी हमारे पास सवाल आया है अश्विनी जी का, जलगांव महाराष्ट्र से। इनका सवाल है कि पॉली हाउस में कौन कौन सी सब्जियां ये उगा सकते हैं? हाँ, ये आपका बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि ये जो मौसम है, पॉली हाउस में जो आमतौर पर जो प्रचलित सब्जियां हैं, एक तो टमाटर है जिसको हम सितंबर से लेकर और मई जून तक हम उगा सकते हैं। दूसरी फसल जो शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च काफी उसमें पॉपुलर है जी। और टमाटर के हमारे संस्थान ने हम लोगों ने प्रजातियां भी विकसित की हैं। पूसा रक्षित नाम से एक हाइब्रिड आई है, और एक दो हम लोगों ने पूसा पॉली हाउस के लिए चेरी टमाटर भी हम लोगों ने विकसित किया है, जो छोटा छोटा टमाटर होता है, गुच्छे में फलता है और 100 से 150 रुपए किलो तक मार्केट में बिकता है। तो पूसा चेरी टमाटर 1 या 2 का आप ले सकते हैं, या गोल्डन चेरी के नाम से भी आया है। उसके बाद शिमला मिर्च जो है, उसमें भी जो इनडिटर्मिनेट टाइप होती हैं, जो बेल वाली होती हैं, उनका आप कर सकते हैं। और आजकल हम लोगों ने खरबूजा यानी सन मेलन जो आपने देखा होगा, शारदा मेलन के नाम से, बाहर से पीला होता है, उसको भी आप पॉली हाउस में उगा सकते हैं। और इसके अलावा खीरा, जो पार्थेनोकार्पिक खीरा होता है, जो बीज रहित खीरा है, उसकी खेती आप कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे संस्थान की प्रजाति है पूसा बीज रहित खीरा या पूसा सीडलेस खीरा 6, तो इनका आप चयन करके इनका बीज लेके और इनकी चारों में से किसी भी फसल की खेती आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से सफलतापूर्वक, और जैसा आपने भी पूछा था कि कई बार क्या होता है, जैसे बैगन अगर हम खुले खेत में लगाते हैं तो हमें बहुत स्प्रे करना पड़ता है। कुछ किसान भाई नेट हाउस जो संरक्षित संरचना होती है, उसमें भी वो बैगन की भी खेती करते हैं, जिससे उनको दवाओं का कम छिड़काव करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा फायदा, देखिए आप सुनिश्चित रूप से भी इनकी खेती कर सकते हैं, और लगातार आपको हम जानकारी देते हैं। आज भी आपने जाना अलग अलग सब्जियों की खेती आप कैसे करेंगे, इसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो बात हुई किस तरीके से बैंगन, टमाटर, मिर्च की खेती आप कर सकेंगे। अब आइए हमारे जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही आप अपना जो सवाल है वो तैयार कर सकें। कल आपको हम बताएंगे किन्नू संतरे के बागों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, और साथ ही बात होगी आलू की अगेती बुआई और उसकी उन्नत किस्मों की। आपको बता दें, आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, और इसके साथ ही आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए अलग अलग माध्यम आपके पास हैं, आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर।
जहां पर आप हेलो किसान अगर टाइप करेंगे तो ये अलग अलग विकल्प जो हैं आपके पास आएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। इन पर जाकर भी आप अपना सवाल या सुझाव जो है वो लिखकर छोड़ सकते हैं। और साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद हो चुका है, याद नहीं है तो एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइंस खुली हैं। इसके जरिए भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर और ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।